Hey folks, Satwinder Singh this side. I warmly welcome you all for tuning into my YouTube channel, Programming Diaries. Guys, this is our second lecture specifically of the data science series, or I can also say that this is the second lecture of the Python as a programming language, which we would be learning as a part of our data science journey. Uh, guys, before commencing this session, let me let me recall whatever we have covered so far. For those who are new to my channel, I would like to tell you that uh, I have already covered two topics related to this Python as a programming language, and those two topics I have covered in my previous session. And those topics were print function, or I would say print instructions, or you may say print statements, right? Uh, Also, I have covered comments in that particular session. So you may watch those particular sessions, and after watching those particular sessions, you can watch this one session. Okay. So in this session, what we would be doing, we would be covering few more topics associated with the you may say this Python, right? So without wasting any time, let us commence our today's session. Okay. So for that, what we have to do, already I have told in my previous session also, that simply go to your favorite browser, just type collab, and collab टाइप करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करोगे, उसके बाद आपने जो पहला वाला ऑप्शन या पहला वाला जो लिंक खुल के आएगा गूगल कोलैब वाला, उस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे, तो आप कुछ इस तरीके के इंटरफेस पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, राइट? और फिर उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पर ये प्लस न्यू नोटबुक वाले ऑप्शन पर, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लस न्यू नोटबुक वाले इस पर्टिकुलर बटन पर हमने क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मेरी न्यू नोट जो है वो लोड हो रही है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको। ओके, तो यहाँ पर मेरी न्यू नोटबुक क्रिएट हो चुकी है। मैं यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देता हूँ। लास्ट वाले सेशन में आई गेस मैंने पाइथन अंडरस्कोर 1 नाम दिया था। इसमें मैं पाइथन अंडरस्कोर 2 नाम दे देता हूँ एंड एंटर प्रेस कर देता हूँ। ओके, so guys, now let us commence with our today's topics. The first topic which we are going to cover today is keywords. Okay. Although एक दो चीजें रह गई थी प्रिंट स्टेटमेंट्स में, जो मैं कल समझा नहीं पाया, उस समय मेरे दिमाग में स्टक नहीं करी, उनको मैं आज कवर करूंगा होपफुली इस सेशन के एंड में। ओके, तो नाउ अब हम लोग देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली स्पेशल वर्ड्स होते हैं इन पाइथन या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कीवर्ड्स कुछ एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं, कुछ एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है, राइट? स्पेसिफिक मीनिंग या फिर आप कह सकते हो कि इनकी कुछ स्पेसिफिकली यू में से कि इनको पहले से ही कुछ इस तरीके से बनाया गया होता है कि इन्होंने जो भी काम करना है वो काम पहले से डिसाइडेड है। इनकी क्या फंक्शनैलिटी है वो चीज ऑलरेडी डिफाइंड है। फंक्शनैलिटी इन द सेंस, मतलब ये कीवर्ड्स जो हैं ये क्या काम कर सकते हैं, वो काम इन कीवर्ड्स को ऑलरेडी बताया हुआ है। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो, राइट? या फिर एक और तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे कि इन्होंने जो भी टास्क इन्होंने परफॉर्म करना है, वो टास्क पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है कि आप इनकी हेल्प से क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हो या फिर क्या टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट? तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कीवर्ड इन शॉर्ट, राइट? ऑल्दो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि मैंने अपने फंडामेंटल्स वाले लेक्चर्स में काफी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज को समझाया हुआ है, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू करने से पहले, अगर मतलब उन टर्मिनोलॉजीज को हम लोग देख लें, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो व्हाट यू कैन डू, आप मेरे वो फंडामेंटल्स वाले लेक्चर्स भी देख सकते हो, वहां पर भी मैंने
कीवर्ड्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, कमिंग बैक। सो कीवर्ड्स के बारे में पता चल गया। कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स इन द पाइथन whose meaning is already defined, या फिर आप कह सकते हो whose functionality is already defined। ठीक है। अब जब जब हमें जरूरत पड़ेगी या हमें जिस किसी भी फंक्शनैलिटी की हमें जरूरत पड़ेगी, हम उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक कीवर्ड को यूज में ले लेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए घबराओ मत, जो आई मीन दोस्त हु आर न्यू टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, कहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी। बहुत जल्द हम लोग अपने आने वाले सेशंस में भी देखेंगे कि हम कीवर्ड्स से इंट्रोडक्शन कर लेंगे बहुत ही जल्द। आपको वहां पर पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैं यहाँ पर जो भी ये डेफिनेशन बोल रहा हूँ उसका एक्चुअल मतलब है क्या। ओके, तो बेसिकली कीवर्ड्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे जो प्रोग्रामिंग में नए नहीं है उन्होंने तो शायद पहले से ये सब सुन रखा होगा, जैसे इफ एक कीवर्ड हो सकता है, एल्स एक कीवर्ड हो सकता है, या बाकी अदर लैंग्वेजेस में एल्स इफ होता है, लेकिन पाइथन के केस में यहाँ पर एल्स इफ ना होकर एलिफ एक कीवर्ड होता है। सिमिलरली फॉर एक कीवर्ड होता है ना। तो आप लोगों को इन कीवर्ड्स को रटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैठ गए इनको रटने के लिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जैसे जैसे आप इनको प्रोग्रामिंग में यूज करते जाओगे, या जैसे जैसे आपको इनकी जरूरत पड़ती जाएगी प्रोग्रामिंग में, वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक कोड लिख के दिखाता हूँ जिसकी हेल्प से हम लोग पाइथन में जो भी कीवर्ड्स प्रेजेंट हैं उनको देख सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा इंपोर्ट कीवर्ड्स, राइट। और अब मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड्स इक्वल टू कीवर्ड्स कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, टैब प्रेस कर दिया मैंने ऑटोमेटिकली। जो मेरे को सजेशन मिल रहा था उसको मैंने ऑटोमेटिकली टाइप करवा लिया। और अब मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ रन होता है या फिर नहीं। पहली बार ये रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद जब ये कनेक्ट हो जाएगा फिर देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या मिलता है हमें। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, नो मॉड्यूल नेम्ड कीवर्ड्स। अच्छा, कीवर्ड्स लगा दिया ना मैंने, एस लगा दिया, एस को हटाता हूँ और अभी अ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एज कीवर्ड्स भी लिखना पड़ेगा। ओके, या तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो चीज भी डिस्प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है आपको, ये सारे यू में से कीवर्ड्स हैं पाइथन के अंदर, राइट। ओके, ये वाले कोड को आप सिंपली इग्नोर कर दो अभी के लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इंपोर्ट क्या है ना। बेसिकली ये भी एक कीवर्ड है, राइट। या फिर बाकी जो मैंने अदर स्टेटमेंट्स लिखी हैं, अदर जो मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, उनको देखकर आप बिन वजह कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं सिंपली आपको कहता हूँ इस चीज को आप इग्नोर कर दो, राइट। एल्स व्हाट यू कैन डू, अगर आपने पता करना है कि पाइथन में कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, तो उसके लिए सिंपली आप अपने किसी भी फेवरेट ब्राउजर पे जाइए, राइट, और वहां पर टाइप कीजिए कीवर्ड्स इन पाइथन। तो आपको आपके सामने एक लिस्ट डिस्प्ले आउट होकर आ जाएगी, जो भी कीवर्ड्स प्रेजेंट होंगे पाइथन लैंग्वेज के अंदर, राइट। तो अब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अ, नए टॉपिक की ओर मूव करते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स, ओके। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स बेसिकली आइडेंटिफायर्स को हम आइडेंटिफिकेशन के पर्पस के लिए यूज में लेते हैं। जैसे मेरा नाम एक मेरा आइडेंटिफायर हो सकता है ना। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रोग्रामिंग डायरीज, तो ये मेरे यूट्यूब चैनल का एक आइडेंटिफायर है, राइट। तो जो चीज भी हम आइडेंटिफिकेशन के पर्पस के लिए यूज में लेते हैं, सिंपली उसको हम आइडेंटिफायर कह देते हैं, राइट। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी किसी भी चीज को अगर आपने कोई नाम दे दिया, राइट, चाहे आपने वेरिएबल को नाम दिया, चाहे आपने किसी फंक्शन को नाम दिया, या फिर किसी क्लास को नाम दिया, या फिर कोई मॉड्यूल है, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है उसका कोई पर्टिकुलर नाम है, तो वो चीज सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं, राइट।
नाउ यू माइट बी कंफ्यूज्ड कि मैंने ये वेरिएबल बोल दिया, फंक्शन बोल दिया, क्लास बोल दिया, मॉड्यूल बोल दिया, ये सब क्या है? इन सब के बारे में टेंशन नहीं लेनी। ये सारी चीजें मैं अपकमिंग वीडियोस में, अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करूंगा, राइट? वेरिएबल तो होपफुली नेक्स्ट टॉपिक ही होगा, या फिर वेरिएबल, हाँ, वेरिएबल को नेक्स्ट टॉपिक के रूप में कवर कर लेंगे, राइट? और बाकी जो अदर रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको आने वाले लेक्चर्स में कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। ओके, तो आइडेंटिफायर्स मैंने सिंपली आपको बता दिया। लेमन भाषा में, लेमन लैंग्वेज में मैंने ये बता दिया, सिंपली आइडेंटिफायर्स आर दोज विच आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, राइट? ये किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है, ये किसी फंक्शन का नाम हो सकता है, क्लास का नाम हो सकता है, मॉड्यूल का नाम हो सकता है, राइट? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। बेसिकली these are used for the purpose of the identification, राइट? ओके, और आप ऐसे समझ लो, जो कोई भी नाम है प्रोग्रामिंग में वो एक आइडेंटिफायर है, क्योंकि उस नाम की हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो है क्या एक्चुअल में, राइट? और अब देखते हैं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर से रिलेटेड। मतलब आइडेंटिफायर, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी चीज का नेम, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी नेम रख दो, है ना? और नेम के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है, या फिर कुछ ना कुछ कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है, राइट? अब रूल अलग चीज है, कन्वेंशन अलग चीज है। रूल्स मैंडेटरी होते हैं और कन्वेंशंस मैंडेटरी नहीं होती, वो ऑप्शनल होती हैं। कन्वेंशंस को बेसिकली हम इसीलिए फॉलो करते हैं ताकि हमारे कोड की रीडेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी दिखे, राइट? अगेन मैं फिर से वही चीज रिपीट करूंगा। ये जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, वैसे यही वाली आप ले लो, जैसे रूल्स और कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है, ये चीज भी मैंने अपने फंडामेंटल्स वाले लेक्चर्स में कवर करी हुई है। आप वहां पर जाकर इस चीज को देख सकते हो, राइट? ओके, कमिंग बैक। तो अभी के लिए आइडेंटिफायर पे फोकस करते हैं। आइडेंटिफायर से रिलेटेड रूल्स हैं, मतलब अगर आपने किसी भी चीज को कोई नाम देना है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके लिए कुछ रूल्स स्पेसिफाई किए हुए हैं। ओके, तो उसमें से मैं कुछ रूल्स यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो हैं। ओके, तो पहला वाला रूल ये है, तो पहला रूल ये है कि जो भी आप नाम रखोगे प्रोग्रामिंग में टू आइडेंटिफाई, राइट? किसी चीज को आइडेंटिफाई करवाने के लिए अगर आप उसको कोई नाम दे रहे हो, उस वो नाम क्या चीज कंटेन कर सकता है? तो वो नाम कंटेन कर सकता है लेटर्स को, राइट? या फिर डिजिट्स को, या फिर स्पेलिंग गलत हो गई डिजिट्स की, ओके, डिजिट्स को, या फिर लेटर्स हो गए, डिजिट्स हो गए, और स्पेशल सिंबल्स में आप यूज कर सकते हो अंडरस्कोर, राइट? लेटर्स में आप अपर केस लेटर भी यूज कर सकते हो, लोअर केस लेटर्स भी यूज कर सकते हो, और डिजिट्स में आप 0 से लेके 9 तक के जो भी डिजिट्स हैं या उनका जो कोई भी कॉम्बिनेशन है, उनको आप यूज कर सकते हो किसी भी चीज को नेम देने के लिए, या फिर आप कह सकते हो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे वो एक वेरिएबल है, चाहे वो एक फंक्शन है, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट है, राइट? ओके, सो ये था हमारा पहला रूल। सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या है? सेकंड रूल ये कहता है कि आपका जो नेम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, लाइक दैट, कैन नॉट, इट कैन नॉट स्टार्ट विद, इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। अगेन डिजिट की स्पेलिंग गलत हो गई, ओके। तो सेकंड रूल ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी आइडेंटिफायर की नेमिंग कर रहे हो, तो उस केस में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उस आइडेंटिफायर का जो नेम है वो किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ऑल्दो पहला रूल ये कहता है कि डिजिट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन पहला जो लेटर होगा, जो पहला जो कैरेक्टर होगा आपके नेम का, वो डिजिट नहीं होगा। आई मीन वो डिजिट नहीं होना चाहिए। आप डिजिट को इन बिटवीन या फिर अपने नेम के लास्ट में भी यूज कर सकते हो। ओके, और अब क्या देखते हैं हम? अब देखते हैं हम रूल नंबर 3 जो है आइडेंटिफायर से रिलेटेड जो है। ओके, थर्ड रूल जो है वो ये कहता है कि जो आपका आइडेंटिफायर का जो भी आप नेम डिसाइड करोगे, दैट कैन नॉट बी अ पाइथन कीवर्ड। ओके, दैट कैन नॉट बी अ पाइथन कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होते हैं बताने की जरूरत नहीं है, अभी हमने देखा है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, राइट? तो ये रूल ये चीज कह रहा है कि जब भी आप किसी आइडेंटिफायर के लिए नेम डिसाइड कर रहे होगे,
उस समय आपने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि जो आप नेम दे रहे हो, कहीं ऐसा ना हो उस नेम का पहले से ही कोई कीवर्ड प्रेजेंट हो। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पहले उस पहले आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप नेम दोगे, उस नेम का कोई पहले से ही कीवर्ड प्रेजेंट ना हो। सपोज़ सपोज़ आप अपने आइडेंटिफायर को नेम देना चाहते हो इफ, यहाँ पे ये देखिए ये एलिफ था, इफ भी यहीं कहीं होगा। ओके, ओके ये रहा इफ। ओके, सपोज आप अपने आइडेंटिफायर को इफ नेम देना चाहोगे, लेकिन ये चीज हमें एरर थ्रो करके दे देगी बिकॉज इफ ऑलरेडी एक कीवर्ड का नाम है, तो हम ये चीज बिल्कुल नहीं कर सकते। राइट, तो थर्ड रूल भी आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, ऑल्दो हम लोग अभी कोड करके भी इन रूल्स की कन्वेंशंस को, इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। राइट, ओके, चौथा रूल क्या है? जैसे ये है कि बेसिकली ये रूल नहीं है, ये बेसिकली आपके बताने के लिए है कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। राइट, वो केस सेंसिटिव होते हैं। ओके, जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, मतलब जो भी आप नेम लिखोगे वो एक केस सेंसिटिव होगा। अब केस सेंसिटिव कैसे होगा? मतलब स्मॉल केस में अलग होगा, अपर केस में उसका मीनिंग अलग होगा। राइट, मतलब दोनों अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। ओके, तो सेंसिटिविटी से याद आया मुझे, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, जो कीवर्ड्स हैं वो भी केस सेंसिटिव होते हैं। और ये एक थंब रूल आप याद रख लो, जो भी कीवर्ड्स को आप यूज में लोगे, आपको स्मॉल केस में लिखना है। यहाँ पर आप क्लियरली चेक भी कर सकते हो, ये जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे स्मॉल केस में लिखे हुए हैं। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि कीवर्ड्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल केस। ओके, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कीवर्ड्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल केस। ओके, लेट अस मूव अहेड नाउ। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते हैं एज पर दीज रूल्स गिवन। ओके, ये चीज मैं वेरिएबल समझाते वक्त बताऊंगा। ओके, यहाँ मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि वेरिएबल्स भी एक तरह के आइडेंटिफायर्स ही होते हैं, तो इस चीज को हम लोग वहां कवर करेंगे। ओके, वेरिएबल्स वाले में तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। ओके, बिकॉज ऐसे पहले मैं आइडेंटिफायर के लिए बताऊंगा, फिर मैं वेरिएबल के लिए बताऊंगा, इससे बेटर यही है कि मैं वेरिएबल के लिए बता देता हूँ। राइट, बाद में हम लोग मेथड या फंक्शन जो भी है उनके लिए भी हम लोग देख लेंगे, राइट, अपकमिंग लेक्चर्स में। बिकॉज वो भी एक आइडेंटिफायर है, क्लास भी एक आइडेंटिफायर है, उसकी भी नेमिंग कन्वेंशन या नेमिंग रूल्स हम लोग देख लेंगे बाद में। ठीक है, ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज ये वाली कोड सेल को डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे नया टॉपिक मैं टाइप कर देता हूँ। नया टॉपिक है हमारा वेरिएबल। अगेन मैं सेम चीज रिपीट करूंगा, वेरिएबल टॉपिक भी मैंने अ, अपने फंडामेंटल्स वाले लेक्चर्स में कवर कर दिया है। आप वहां से भी इसको देख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। राइट, ओके, अभी के लिए मैं वेरिएबल की यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख देता हूँ। वेरिएबल वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। राइट, वेरिएबल क्या होता है? हमारे मेमोरी में एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, उस पर्टिकुलर लोकेशन को रेफर किया जाता है। ठीक है, एंड उस पर्टिकुलर लोकेशन को रेफर किया जाता है यूजिंग दिस वेरिएबल नेम। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वेरिएबल इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन विच रेफर्स टू द which refers to the actual value, which refers to the actual value that is present over there, or you may say actual value of that particular specific specific address. Right, okay, तो those who are new I guess उनको ये चीज अभी समझ में नहीं आई होगी। उनके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक चीज लिख देता हूँ, एक लाइन ऑफ एक कोड लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, दैट कोड इज ए इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10। राइट, ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ये ए है, ये एक वेरिएबल का नाम है। राइट, एंड ये यहाँ पर जो 10 है,
ठीक है, ये 10 एक लिटरल है, और मोर स्पेसिफिकली आई वुड से ये एक इंटीजर लिटरल है, या फिर आप कह सकते हो ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। और ये यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आई मीन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये चीज भी हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने पूरा कोड लिख रखा है, ए फिर लिखा हुआ है इक्वल टू और उसके बाद लिखा हुआ है 10, राइट। यहाँ पर आप देख भी सकते हो एक मैसेज पॉपअप हुआ है, वेरिएबल के आगे लिखा हुआ है ए और लिटरल के आगे लिखा हुआ है 10। तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो कि 10 क्या है और ए क्या है, ए एक वेरिएबल है। अब जैसे ही ये पर्टिकुलर कोड या फिर जैसे ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुई होगी, तो मेमोरी में कहीं पे जाकर 10 स्टोर हो गया होगा, राइट। उसका कुछ एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा, राइट। जनरली बाइनरी में होता है वो, ठीक है। और ये जो ए है ये उस पर्टिकुलर एड्रेस को रेफर करता है, एंड मतलब उस एड्रेस की जगह पे हम लोग ये पर्टिकुलर जो वेरिएबल ए है इसको यूज में लेकर इस ये जो 10 वैल्यू है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सिंपली मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं एक सिंपली ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट ए। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ये प्रिंट ए लिखा, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये प्रिंट ए लिखा, तो होगा क्या, ये जो ए जिस भी स्पेसिफिक बाइनरी एड्रेस को स्पेसिफाई कर रहा होगा वहां पे कंट्रोल जाएगा, और वहां पे उस पर्टिकुलर एड्रेस पे मेमोरी में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको ले आकर यहाँ हमें दे देगा, और हमें यहाँ पर ए की जगह 10 एज एन आउटपुट मिल जाएगा, राइट। अब इसको प्रॉपरली मैंने डायग्राम बना के समझाया हुआ है अपने फंडामेंटल वाले लेक्चर्स में। हेंस आई वुड से कि आप एक बार वहां जाकर भी इसको देख सकते हो अगर आपने इसकी थोड़ी सी और बेटर अंडरस्टैंडिंग लेनी है वेरिएबल की, आई मीन, ओके। अभी मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर, ओके। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, क्लियरली यू कैन सी मुझे यहाँ पर 10 एज एन आउटपुट मिल चुका है, ओके। अब वेरिएबल का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। नॉर्मली लेमन में बोले तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होता है जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। आप इसको उस तरीके से भी समझ सकते हो, राइट। यहाँ पर ए की वैल्यू थी 10, राइट। और अभी मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पर अभी मैं ए में असाइन कर देता हूँ 2। तो अभी मैं फिर से प्रिंट करता हूँ ए को, इस बार मुझे जो आउटपुट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 2, ओके। और ऊपर अभी भी 10 मिलना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक जब तक कोड का कंट्रोल यहाँ तक था तब तक ए में 10 असाइन था, ओके। ओके, एक डाउट और जो यूजली हम लोगों को होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर चीज बोल देते हैं कि हमने आफ्टर गोइंग थ्रू, लेट मी हाईलाइट दिस वन, ओके। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कहते हैं कि हमने 10 को स्टोर कर दिया है वेरिएबल ए में। नो, इट नेवर हैपेंस। हम वेरिएबल में स्टोर नहीं करते, ये जो 10 होता है ये एक्चुअली हमारी मेमोरी में जाकर स्टोर होता है, और उस मेमोरी में जो जहां पर ये स्टोर होता है वहां से इसको एक्सेस कराने में ये ए हमारी मदद करता है। बेसिकली जहां पर ये 10 प्रेजेंट होगा उस मेमोरी लोकेशन को हम लोग नाम दे देते हैं ए, जिसके थ्रू हम लोग इस पर्टिकुलर लिटरल को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए मतलब अभी से आपने ये चीज कभी नहीं बोलनी कि हमने वेरिएबल में कोई लिटरल या फिर कोई वैल्यू को स्टोर कर दिया। हम वेरिएबल में कभी भी स्टोर नहीं करते, हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं, ओके। मूविंग अहेड, हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पर कि अगर पहले तो यहाँ पर 10 था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ए में क्या साइन हो गया है, अब ए में 2 साइन हो गया है। और अब हम लोग देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है। ये 10 ऊपर वाले ए के लिए, और यहाँ पर ये 2, यहाँ पर हमने ए में यहाँ पर 2 असाइन कर दिया था, इसलिए हमें आउटपुट में 2 मिला, ओके। तो अभी मुझे लग रहा है कि वेरिएबल की थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी होगी, राइट। हम लोग और एग्जांपल्स भी लेंगे सो दैट कि वेरिएबल्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएं, ओके। बेसिकली आप ये सोच सकते हो कि वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। मान लो कैसे समझाऊं, ओके। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक सीन क्रिएट करता हूँ, एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। मान लो मैंने आपसे पूछा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है। आपने मुझे बता दिया सपोज आपके 100 मार्क्स आए हैं, राइट। और
मतलब आप ये समझ लो कि ये आपके जो मार्क्स हैं, ये हैं साइंस के मार्क्स, ठीक है। अब मान लो अ, आपसे मैंने पूछा आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स, ठीक है। तो मान लो मैथमेटिक्स में आपके आए 56 मार्क्स, और सपोज पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके कोर्स में है, और पाइथन में सपोज आपके मान लो 90 मान लेते हैं, चलो पाइथन में अगर 90 है, ठीक है। तो ये तो आपके आपने मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यूज बता दी कि ये इतने इतने मार्क्स मेरे आए हैं। सपोज सपोज अगर मैंने इन्हीं नंबर्स को कहीं यूज में लेना है, इनको मैं कहाँ यूज में ले सकता हूँ? इनको मैं रिजल्ट बनाते वक्त, जब मैं रिजल्ट के लिए कोडिंग कर रहा हूँ, तो वहां पर मैं इनको यूज में ले सकता हूँ, राइट। तो अभी तो सिर्फ ये आपका डेटा है। अब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि क्लास में तो बहुत बच्चे होते हैं, तो मेरे को सभी का डेटा चाहिए, राइट। तो हैंस मैं क्या करूंगा कि मेरे को इतना ज्यादा डेटा याद नहीं रहेगा, राइट। इसीलिए मैं जो भी डेटा है, जो भी स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, उनको मेमोरी में कहीं पे स्टोर करवा लूंगा, ठीक है। और फिर उन मेमोरीज को पर्टिकुलर एक नाम दे दूंगा, और फिर उस नाम के थ्रू बाइनरी एड्रेस से होते हुए उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं एक्सेस कर लूंगा, राइट। सो अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी, ओके। इसको मैं कोड की फॉर्म में लिख लेता हूँ। मान लो आपके मार्क्स हैं, मार्क्स मार्क्स एन, ओके। मार्क्स एन, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, मार्क्स एंड मैथ्स, ओके। ओके, अभी मेरे को ये चीज एक चीज याद आ गई कि मैंने अभी आपको ये रूल्स नहीं समझाए हैं। मैंने बोला था कि मैं वेरिएबल्स की हेल्प से समझाऊंगा, ओके। वेरिएबल्स वाला एक बार ये हो जाए, तो मतलब जो चीज अभी मैं समझाने जा रहा हूँ, ये चीज कवर हो जाए, उसके बाद मैं आपको ये रूल्स और या जो भी कन्वेंशन है उसके बारे में भी बताऊंगा, ओके। हल्का सा आइडिया दूंगा, ऑल्दो ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और इतना आई मीन इतना कुछ ये खास कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी चीज है, समझ जाओगे इजिली, ओके। मान लो आपके मैथ्स में मार्क्स आए हैं 90, ओके। और आपके मार्क्स आए हैं साइंस में, आपके मार्क्स आए हैं सपोज 86, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने चलो इन्होंने इंग्लिश में मार्क्स अपने आप सजेस्ट कर दिए, उसी को यूज में ले लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए ये पर्टिकुलर वैल्यूज 90, 86, 98। तो मैं इन वैल्यूज तक कैसे पहुंच पाऊंगा? ये वैल्यूज स्टोर्ड हुई हैं किसी मेमोरी में, राइट। और उन मेमोरीज को रेफर करने की पावर है इन वेरिएबल्स में। ये यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, मार्क्स एंड मैथ्स, या फिर यहाँ पर मैंने जो लिखा था ये ए, या फिर यहाँ पर मैंने जो ये आई मीन लिखा इन द सेंस, यहाँ पर जो मैंने टाइप किया हुआ है मार्क्स इन साइंस या मार्क्स इन मैथ्स या मार्क्स इन इंग्लिश, या ऊपर जो ए टाइप किया हुआ था, राइट। these are nothing but these are variable itself। और इन अदर लैंग्वेज इनको हम आइडेंटिफायर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हम कुछ ना कुछ चीज को रेफर कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। जैसे मैथ्स के मार्क्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इस चीज की हेल्प ले रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर वेरिएबल की, दैट मार्क्स इन मैथ्स इज 90। तो ये एक वेरिएबल है, और यू कैन से कि ये एक आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि ये किसी वेरिएबल का नाम है। और मैंने ये चीज ऑलरेडी बताई थी, कोई भी नाम प्रोग्रामिंग में उसको आप आइडेंटिफायर कह सकते हो, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, इनको मैं प्रिंट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा मार्क्स, फिर यहाँ पर अंडरस्कोर, मेरे को उसने पहले से ही सजेस्ट कर दिया, टैब प्रेस करूंगा और अपने आप ये टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर। यू कैन क्लियरली सी मेरे को मेरा आउटपुट यहाँ पर मिल चुका है, दैट इज 90, 86 एंड 98, राइट। इसके और ज्यादा इन डेप्थ भी हम लोग जाएंगे, सब एक पर्टिकुलर रिजल्ट को अच्छे तरीके से डिस्प्ले आउट करने की कोशिश करेंगे, जब हम लोग कुछ अदर टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे, जैसे ऑपरेटर्स हो गया, राइट। उसके बाद हम लोग एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार कर सकें, राइट, सो दैट आपको आइडिया लग सके कि रियल वर्ल्ड में हम लोग कोडिंग को या फिर यूं में से प्रोग्रामिंग को कैसे यूज में ले सकते हो, राइट। ओके। अभी मैंने आपको बताना था नेमिंग रूल्स, ओके। सपोज यहाँ अगर आपने अपने वेरिएबल का नाम ए रख दिया, तो ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक है, लेकिन या फिर सपोज यहाँ पर आपने मैथमेटिक्स के मार्क्स स्टोर करवाने थे, सपोज आपने 90 को असाइन कर दिया ए में, राइट, ओके। 90 को अगर आपने असाइन कर दिया ए में, ये लॉजिकली तो ये चीज करेक्ट है। यहाँ पर मैं प्रिंट भी करता हूँ, ये देखो यहाँ पर मैंने प्रिंट भी किया,
और इसको मैं एग्जीक्यूट भी करता हूँ, ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, मेरे को 90 मिल भी चुका है। लेकिन अगर रीडेबिलिटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल का नाम, जिसका हमने नाम ए रखा है, ये कुछ सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ए क्या है। और यहाँ पर ये मार्क्स इन मैथमेटिक्स या फिर मार्क्स इन मैथ्स क्लियरली ये चीज बता रहा है कि जो भी वैल्यू इसमें असाइन होगी वो मैथमेटिक्स के मार्क्स होंगे, राइट। लेकिन यहाँ यहाँ से इस पर्टिकुलर ए से आप ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इसमें क्या असाइन होगा। हेंस ये बेसिकली रूल नहीं है, ये एक कन्वेंशन है, ठीक है। ये एक कन्वेंशन है आइडेंटिफायर से रिलेटेड। एंड ये कन्वेंशन क्या है कि जब भी आप किसी आइडेंटिफायर किसी आइडेंटिफायर की नेमिंग करते हो तो ध्यान रहे कि जो भी अ, जो भी नाम आप दे रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल होना चाहिए इन द सेंस, मतलब उससे आप कुछ ना कुछ इलेबोरेट कर पाओ। इस तरीके से नाम दो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नाम दे देना है, राइट। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने कुछ भी नाम दे देना है, ओके। वो नाम एक पर्टिकुलर मतलब उस नाम का कुछ पर्टिकुलर सेंस बनना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने जो वेरिएबल्स के नेम लिखे थे, या फिर आप कह सकते हो आइडेंटिफायर्स यहाँ पे जो आपने लिखे थे, वो सच में कोई ना कोई सेंस बना रहे थे, है ना। उनको क्लियरली पढ़ के हमें ये मालूम चल रहा था कि उनमें कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो भी है वो असाइन होने वाली है, ठीक है। और वो क्या है, वो किसी स्टूडेंट से मार्क्स हो सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आप कुछ भी इस तरीके का अंदाजा नहीं लगा सकते, ऑल्दो लॉजिकली ये चीज भी करेक्ट है, ठीक है। आपके सामने मैंने रन भी किया था, करेक्ट ये भी है। लेकिन ये कोड की रीडेबिलिटी को थोड़ा सा आप ये कहो नीचा दिखाता है, ओके। कोड की रीडेबिलिटी के हिसाब से ये चीज अच्छी नहीं है। हेंस जब भी आपने किसी भी आइडेंटिफायर की नेमिंग करनी है, या फिर किसी भी वेरिएबल की नेमिंग करनी है, या किसी फंक्शन की नेमिंग करनी है, राइट, या किसी क्लास की, उसकी नेमिंग कुछ इस तरीके से करो ताकि वो कुछ सेंस बनाए, कुछ मीनिंगफुल इंटरप्रेट करने की कोशिश करे, ओके। अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने अभी रूल्स देखने हैं, राइट। रूल्स हम लोगों ने कवर नहीं किए, ओके। रूल्स देखते हैं। पहला रूल क्या था। पहला पहला रूल ये कह रहा था कि आपका जो आइडेंटिफायर है उसका नामकरण करते वक्त आप लेटर्स को यूज में ले सकते हो, आप डिजिट्स को यूज में ले सकते हो, आप अंडरस्कोर को यूज में ले सकते हो, ओके। तो यहाँ पर सिंपली मैं ये नेम लिख दिया मैंने, A123 अंडरस्कोर, ओके। ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है, चेक करना है, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ओके। और यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ A123 और फिर उसके बाद है अंडरस्कोर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी मेरे को मेरी 5 वैल्यू मिल चुकी है, राइट। मान लो इसी को आपने अपडेट करना है वैल्यू को, राइट। मान लो आपने यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आप दे दो वैल्यू A123 है अंडरस्कोर, और इसमें आप साइन कर दो कुछ भी साइन कर सकते हो, जैसे प्रोग्रामिंग डायरीज ही मैं लिख देता हूँ, कैपिटल लिख देते हैं, प्रोग्रामिंग डायरीज, ओके। तो अब मैं इस चीज को प्रिंट करता हूँ, एंड अब आप देख सकते हो ये चीज भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगी, राइट। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, यू कैन क्लियरली सी पहले मेरे को 5 मिला, उसके बाद मेरे को यहाँ पर आउटपुट में मिला प्रोग्रामिंग डायरीज, ओके। तो अब कुछ और नेम्स ट्राई करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने लेटर भी यूज करना है, डिजिट भी यूज करना है, अंडरस्कोर भी यूज करना है। आप कोई एक चीज भी यूज कर सकते हो ना, लाइक या तो आप खाली लेटर्स यूज कर लो, राइट। या फिर अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप ये चीज बोलोगे खाली डिजिट भी यूज कर लें, तो वो चीज गलत होगी। गलत क्यों होगी, क्योंकि क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो सेकंड रूल है ये कह रहा है कि द आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। तो अगर आप किसी भी आइडेंटिफायर का नेम इस तरीके से लिखते हो कि उसका जो पहला कैरेक्टर है वो एक डिजिट हो,
तो वो एक एरर देगा आपको। करके देख लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया 1 और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मार्क्स। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ मार्क्स, राइट। और अब मैं इसमें मान लो वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, आई मीन वैल्यू असाइन कर देता हूँ 45। और अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ 1 मार्क्स। आपने देख ही लिया होगा एक रेड रेड लाइन है जो ये जिगजैग वाली, ऑलरेडी वो आ चुकी है, वो इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे कोई ना कोई एरर है। ओके, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी मेरे को यहाँ पर एक एरर मिल गया, राइट। जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल का या फिर किसी भी आइडेंटिफायर की जो स्टार्टिंग है वो डिजिट से नहीं कर सकते, ठीक है। आपने अंडरस्कोर यूज करना है, अंडरस्कोर चूज कर लो। जैसे स्टार्टिंग में अंडरस्कोर यूज करना है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्क्स। ओके, टैब प्रेस कर देता हूँ। ओके, इसका एआई देखो कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। उसने मेरे को ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दिया है ना, और उसी का कोड मैंने टाइप करवा लिया टैब प्रेस करके। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कोई ना कोई एक रिकमेंडेशन सिस्टम चल रहा होगा इंटरनली कहीं ना कहीं। तो हम लोग भी जब डेटा साइंस या फिर एज अ डेटा साइंटिस्ट जब जॉब करेंगे तो हमारा भी टास्क कहीं ना कुछ ऐसा ही होता है। जैसे मतलब हम लोग छोटे छोटे अगर प्रोजेक्ट भी बनाना चाहें ड्यूरिंग लर्निंग फेज ऑल्सो, जॉब की बात तो चलो दूर की है, ड्यूरिंग लर्निंग फेज ऑल्सो अगर हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो वहां पर भी हम लोग सिमिलर ऐसे ही रिकमेंडर सिस्टम्स बना सकते हैं, राइट। दैट इज वाई अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड्स, मेरे को डेटा साइंस की फील्ड इसीलिए इंटरेस्टिंग लगती है। ओके, ओके, सो अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम है या नहीं, क्या ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है या नहीं। अगर ये वैलिड वैलिड होगा तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा ये वाला प्रोग्राम, राइट। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर जैसे ही प्रेस किया मेरे ये बोलने से पहले ही डिस्प्ले आउट होकर 45 यहाँ पर मिल चुका है हमें। ओके, तो अब एक और चीज, एक और कन्वेंशन है। जैसे पाइथन में यूजुअली अंडरस्कोर्स की हेल्प ली जाती है, राइट। आई गेस मैंने यहाँ पर या ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिया है मार्क्स इन मैथ्स, मतलब मैंने अंडरस्कोर्स की हेल्प ली, राइट। अगर मान लो एक ही नाम था, मान लो एक ही आइडेंटिफायर था, तो सिंपली उसमें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे नेम इज इक्वल टू सतविंदर सिंह, राइट। अगर मान लो सिंगल सिंगल कोई वेरिएबल का आपने नाम रखना है, सिंगल वर्ड, उस केस में तो नॉर्मली आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। और मान लो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम लोग फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो वहां पर लिखा होता है फर्स्ट नेम, राइट, या फिर लास्ट नेम। तो उस केस में हम लोग वेरिएबल की नेमिंग कैसे करते हैं वो भी हम लोग अभी देखेंगे। इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो सतविंदर सिंह एज एन आउटपुट हमें यहाँ पर मिल चुका है इस पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग। ओके, तो जैसे मान लो मैंने लिखना है फर्स्ट नेम, राइट, फर्स्ट नेम, तो उसके लिए मैं ये स्नेक केस फॉलो करूंगा। ये जो मैंने अंडरस्कोर लगाकर यहाँ पर लिखा है इसको स्नेक केस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम और उसमें ऑटोमेटिकली असाइन करवा दिया सतविंदर, और इसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और अभी मैं क्या करूंगा, जैसे लास्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पर मैं असाइन करवा देता हूँ सिंह, और फिर इसी चीज को हम लोग प्रिंट करवा लेंगे, राइट। तो बेसिकली ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब ये चीज ऑप्शनल है, ये रूल नहीं है कि जब भी आपने वेरिएबल की नेमिंग करनी है जिसमें दो वर्ड्स प्रेजेंट हो या दो से ज्यादा वर्ड्स प्रेजेंट हो, तो उस केस में आपको अंडरस्कोर लगाना ही है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने लगाना है या नहीं लगाना। मैं फिर से ये चीज रिपीट करूंगा, अगर आप स्नेक केस फॉलो करते हो, कोड की रीडेबिलिटी के हिसाब से उस चीज को अच्छा माना जाता है, ठीक है। मैं इसको बिना स्नेक केस के भी एक बार इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। अभी पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। क्लियरली यू कैन सी मेरे को मेरा जो डिजायर्ड आउटपुट था वो मिल चुका है। ओके, अब क्या करना है, अब मैंने बिना स्नेक केस के सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सतविंदर, ओके, एंड यहाँ पर मैंने प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम फर्स्ट नेम, राइट। ओके, और यहाँ पर देखो कितना एआई इसका अच्छे से वर्क कर रहा है, या जो भी है रिकमेंडर सिस्टम जो भी है, उसने पहले से ही मेरे को रेकमेंड कर दिया कि कहीं आप ये चीज़ तो नहीं टाइप करना चाह रहे।
तो इसका आंसर है यस, ऑफ कोर्स मैं यही चीज़ टाइप करने वाला था। टैब प्रेस करके उसको ऑटोमेटिकली टाइप करवा लेते हैं। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, क्लियरली यू कैन सी कि ये चीज़ भी एग्जीक्यूट हो गई, बल्कि यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर को यूज में नहीं लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ एक कन्वेंशन है, राइट। रूल्स मैंडेटरी होते हैं, कन्वेंशंस जो होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं, वो मैंडेटरी नहीं होती। ठीक है, कन्वेंशंस को बेसिकली यूज में इसीलिए लिया जाता है, अकाउंट में इसीलिए लिया जाता है, सो दैट कोड की जो रीडेबिलिटी है वो अच्छी हो सके, आपका कोड दिखने में कुछ अच्छा लगे, राइट। एक जो अच्छा प्रोग्रामर है या एक अच्छा कोडर है, ऑलवेज वो रूल्स तो चलो उसको फॉलो करने ही पड़ेंगे, वो कन्वेंशंस को भी फॉलो करता है, राइट। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज ऑल्सो कि जब भी आप किसी भी आइडेंटिफायर की नेमिंग करो, नो मैटर वेरिएबल है, क्लास है या फंक्शन है या मेथड है या कुछ भी है, आपने रूल्स तो चलो फॉलो करने ही है, क्योंकि अगर रूल्स नहीं फॉलो करोगे तो वो एरर दे देगा। ठीक है, अच्छा ये भी होगा, आई मीन अच्छा ये होगा कि आप रूल्स के साथ साथ कन्वेंशंस को भी फॉलो करो, राइट। ओके, तो अब हम लोग मूव करते हैं, आई मीन अब कुछ और एग्जांपल्स को अ, हम लोग यूज में लेते हैं, सो दैट कि हमें वेरिएबल्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी तरीके से हो सके। ओके, तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करते हैं, मान लो ए इज इक्वल्स टू 10 लिख लेते हैं, चलो फिर उसको प्रिंट करवाते हैं, फिर उसमें चेंज करवाते हैं। ये चीज़ तो आई गेस ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कर दी थी, लेट मी चेक। ओके, तो पहला ही प्रोग्राम लिया था उसमें तो नहीं किया था। ओके, यहाँ पर कर दिया था मैंने। ओके, लेकिन एक बार चलो फिर से रिपीट कर देता हूँ। सपोज सपोज ए इज इक्वल टू सपोज ए इज इक्वल टू 10 मैंने असाइन कर दिया, सेमी कॉलन ऑल दो ऑप्शनल होता है, चलो अपेंड कर दिया तो रिमूव तो करना, राइट। इसको अब प्रिंट कर लेंगे। इसमें अब क्या करेंगे, इसमें अब एक अलग टाइप का डेटा टाइप साइन करवाते हैं। डेटा टाइप क्या होते हैं, जल्दी हम लोग ये चीज भी कवर करेंगे। अभी के लिए जस्ट ये मान लो कि जो टेक्स्ट की फॉर्म में हमने लिखा होगा वो तो स्ट्रिंग होगा ही होगा, ठीक है। और अभी मैं एक टेक्स्ट की फॉर्म में एक यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ, चलो प्रोग्रामिंग डायरीज ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, टेक्स्ट की मैंने अभी एक चीज बोली कि टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा है तो वो स्ट्रिंग होगा ही होगा, प्रोवाइडेड कि वो पर्टिकुलर टेक्स्ट किसी सिंगल कोट या फिर डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज हुआ हुआ है तभी, वैसे नहीं, क्योंकि ट्रू भी एक टाइप का ही होता है, मतलब ट्रू TRUE कैपिटल टी फिर आर स्मॉल केस में यू स्मॉल केस में ई, तो वो एक बुलियन टाइप का होता है, वो स्ट्रिंग टाइप का नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा। ठीक है, ओके, तो अब इस चीज को प्रिंट करते हैं। जैसे ही इस चीज को प्रिंट किया, हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल जाना चाहिए, जो कि हमें मिल चुका है। ओके, पिछले सेशन में हम लोगों ने प्रिंट इंस्ट्रक्शंस को देखा था, प्रिंट स्टेटमेंट्स को देखा था, ठीक है। और वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, प्रिंट के बारे में बेसिकली पढ़ा था। ओके, तो वहां पर जो चीज छूट गई थी मैं उस चीज को यहाँ पर कवर करना चाह रहा था। चलो यहीं पर कवर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर कवर कर देता हूँ। सपोज सपोज यहाँ पर आपने प्रिंट लिखा और इस चीज को आपने एग्जीक्यूट किया, तो ये एग्जीक्यूट होने से क्या हुआ होगा, आप लोग जरा सोचो। ठीक है, क्योंकि कल वाले लेक्चर्स में इंटरनली इस प्रिंट के अंदर क्या चलता है वो चीज मैंने ऑलरेडी कवर करी हुई है। ठीक है, एक बार फिर से सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचो कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। ठीक है, अभी आपको कुछ ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर मालूम नहीं चल रहा होगा, लेकिन इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर एक मैसेज लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड वाला लिख देता हूँ, चलो। ओके, हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आप देखना कि यहाँ पर ये जो हेलो वर्ल्ड है ये इस पर्टिकुलर एरो की सीध में लिखा हुआ है, राइट, बिल्कुल इसके सामने लिखा हुआ है। ओके, अब मैं ये वाली स्टेटमेंट को भी आई मीन let me take this first statement also into the account. Okay, now let us see what will be the changes occurring in the output of these particular lines of code. Okay, now let me click over this button. Okay, तो जैसे ही मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, क्लियरली यू कैन सी द डिफरेंस। अब मेरा जो हेलो वर्ल्ड है वो इस एरो से थोड़ा सा नीचे जाकर प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर क्या हुआ है, ये चीज मैं बोलूंगा नहीं, ये चीज मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये चीज मैंने कल वाले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर दी थी। आपने ये चीज पता करनी है कि यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन कमेंट, राइट, एंड डू लेट मी नो कि आपको कितना समझ में आया, कि यहाँ पर क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये इस बार थोड़ा सा नीचे, और आई वुड से कि अगली लाइन में प्रिंट हुआ है। सेम सेम इज द केस विद दिस पर्टिकुलर, राइट। सिमिलरली अगर आप कुछ ऐसे लिखोगे, राइट, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, और पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड कमेंट आउट मैंने कैसे किया, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ओके। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कंट्रोल प्लस एंटर से, तो आप देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड इस बार मेरे को बिल्कुल इसके सामने मिल रहा है। और जैसे ही आई वुड टेक दिस वेरी फर्स्ट लाइन इनटू द अकाउंट, देन लेट अस सी व्हाट वुड हैपन। लेट मी अनकमेंट इट, ओके। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस वन, ओके। तो जैसे ही एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे हेलो वर्ल्ड थोड़ा सा इस बार नीचे, और आई वुड से कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे क्या रीजन था, वो ऑलरेडी मैंने कल वाले लेक्चर में कवर कर दिया है। आप वो रीजन जो भी था, जो भी स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे, यू कैन कमेंट मी, आई मीन यू कैन कमेंट ओवर देयर, एंड डू लेट मी नो कि आपको कितना समझ आया या फिर कितना समझ नहीं आया, ओके। तो अभी कुछ और केसेस देख लेते हैं वेरिएबल में ही, ओके। और आई आई वुड से कि वेरिएबल की असाइनिंग में ही, ओके। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा a इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम, ओके। वेलकम लिख दिया मैंने, ओके। और b इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टू, ओके। एंड c इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेलकम टू प्रोग्रामिंग, PROGRAMMING प्रोग्रामिंग डायरीज, ओके। ये चीज मैंने लिख दी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे d में असाइन कर देता हूँ, ओके, प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिख देते हैं, d में डायरीज असाइन कर देते हैं, राइट। यहाँ पर मैं असाइन कर देता हूँ डायरीज, DIARIES, राइट, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन पर्टिकुलर वैल्यूज को, कौन सी वैल्यूज को, ये जो स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, वेलकम टू या फिर प्रोग्रामिंग और द लास्ट वन इज डायरीज, इसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो इनको मैं एक्सेस कैसे करूंगा, इनको मैं, ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल नेम्स हैं A B C and D, इनके थ्रू मैं इनको एक्सेस करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट A, ओके। तो जैसे ही मैं ये ए प्रिंट करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, तो मेरे को आउटपुट में नजर आ रहा है वेलकम। सिमिलरली इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट बी, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट सी एंड प्रिंट डी, ओके। अब मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखते हैं मुझे मेरा आउटपुट क्या मिला। आउटपुट मेरा जो मेरे को मिला वो था, आई मीन वो है वेलकम टू प्रोग्रामिंग डायरीज, राइट, ओके। अब इसी प्रोग्राम को हम एक अलग तरीके से लिख के देखते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, और यहाँ पर नई कोड सेल में पेस्ट कर देता हूँ। और दिस टाइम इतनी बार ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की बजाय, मैं एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके इन सभी वेरिएबल्स के नेम को यहाँ पर टाइप करता हूँ। और इस बार हम लोग देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। सो क्लियरली यू कैन सी ओवर हियर, हमें जो हमारा आउटपुट मिला, वेलकम टू प्रोग्रामिंग डायरीज, वो एक सिंगल लाइन में यहाँ पर हमें मिल चुका है, राइट। अगर आप चाहते तो ये वाला जो आउटपुट भी था, ये वाला जो आउटपुट था, ये भी आपको सिंगल लाइन में मिल सकता था। कैसे, कल मैंने ऑलरेडी बताया था, एंड को आप यहाँ पर ओवरराइट कर दो, ठीक है। और इस केस में भी आप यही चीज कर सकते हो, यू कैन असाइन दिस एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड you may get your desired output. I mean, you may get the output in the desired fashion you want. I mean, the desired fashion you want in, right? अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर मुझे मेरा आउटपुट मिल रहा है कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो स्पेस के लिए भी मैंने कुछ बताया था कल, किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर आप स्पेस भी लेकर आओ, राइट, इफ पॉसिबल, ओके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, यही वाले प्रोग्राम को एक अलग तरीके से वेरिएबल्स असाइन करके देखते हैं, और अलग तरीके से उनको हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे,
वो ऐसे जैसे मैं इनको कॉमा से सेपरेट कर देता हूँ, ए बी और फिर यहाँ पर सी, राइट, और फिर यहाँ पर डी, सॉरी कॉमा से सेपरेट करना भूल गया, ओके। एंड यहाँ पर मैं अब इनमें क्या करूँगा, जो मैं करना चाह रहा था उसको पहले ही पता चल गया, राइट, कितना इफेक्टिव है ये गूगल कोलैब, राइट। ओके, तो मैं टैब प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पर, ओके। कितना इफेक्टिव नहीं, इन द सेंस मैं कहना चाह रहा था कितना इंटेलिजेंट है ये, राइट। ओके, तो अब मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मुझे मेरा सेम आउटपुट मिल गया जो मुझे यहाँ पर मिला था, राइट। ये कोड लिखने के बाद सेम कोड को मैंने थोड़े से चेंजेस करके इस तरीके से लिख दिया, एंड मेरे को मेरा जो डिजायर्ड आउटपुट था वो यहाँ पर मिल चुका है। गॉट इट। और कुछ और खेल कर देखते हैं इसके साथ। ओके, सपोज सपोज ए एक वेरिएबल है, ठीक है। मान लो सपोज एक क्रिकेट मैच है, ठीक है। उसमें उसमें रायना, सुरेश रायना जो थे, आई मीन फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, सपोज उन्होंने रन बनाए एक पर्टिकुलर इनिंग में अगेंस्ट इंग्लैंड, मान लो वो 51 रन बना पाए, ठीक है। एंड सपोज अब मैं यहाँ पर किनका नाम लिखूं, ओके, युवराज सिंह का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, युवराज, ठीक है। यु- युवराज युवराज ने यहाँ पर रन बनाए, सपोज 51, उन्होंने भी 51 रन बनाए। और सपोज धोनी लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, धोनी ने भी सपोज 51 रन बनाए। और अब मैं इनकी वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, रायना, युवराज एंड धोनी। ओके, अब मैं आउटपुट देखता हूँ मुझे क्या मिलता है, तो आउटपुट मुझे मिला 51 51 51। ओके, अब इस चीज को मैं एक अलग तरीके से लिख कर देखता हूँ, क्या हम लोग कामयाब हो पाते हैं उस तरीके से लिखकर। तो यहाँ पर उनको पहले ही पता चल गया है कि हम, आई मीन मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ। सिंपली मैं टैब प्रेस करता, ओके, टैब प्रेस किया, और आप देख सकते हो इस बार मैंने रायना, फिर उसमें युवराज असाइन कर दिया, फिर उसमें धोनी, और फिर लास्ट में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 51, राइट। ओके, एक्चुअली रैना में युवराज असाइन नहीं किया, जो स्पेसिफिक वेरिएबल है वो उसमें असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड यू कैन क्लियरली सी मेरे को मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है, जो कि मुझे यहाँ पर ऊपर मिला था, जो 26 नंबर कोड सेल थी उसमें, राइट। तो ऐसे ही आप खेल सकते हो, राइट। प्रोग्रामिंग मेरे अकॉर्डिंग आप इसी ट्रिक को यूज करके सीख सकते हो, राइट। मेरा ये मानना है, कोई भी बंदा आपको प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं सिखा सकता। वो एक ही इंसान है जो आपको कोडिंग सिखा सकता है, वो है खुद आप, ठीक है। मेरा तो यही मानना है, बाकी डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली कई लोग तो क्या होता है कि आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं और उसी से इतना कुछ सीख जाते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए आर्टिकल्स से समझ पाना या डॉक्यूमेंटेशन से समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिगिनिंग स्टेज में, राइट। तो उनके लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए या बंदी चाहिए सिखाने के लिए, राइट। तो अकॉर्डिंगली जैसा आपका केस है, आप वो रिसोर्स फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब से देख लो, कहीं और जो भी रिसोर्स आपको अच्छा लगता है, कोई और रिसोर्स अच्छा लगता है तो वहां से देख सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए, राइट। सो आई गेस वेरिएबल्स पे तो काफी डिस्कशन हो गया। मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाना चाह रहा था एस्केप सीक्वेंसेस और ये डेटा टाइप वगैरह। वीडियो की लेंथ काफी हो चुकी है, तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल।